V इज इक्वल टू KQ बाई R आप सभी का पोटेंशियल होता है, राइट है। सेकंड चीज इन्होंने बोला है कि देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। मैंने बोला यार देखो E क्या होता है, EMF की जब भी बात की जाती है तो EMF का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हमारा एक्सटर्नल सर्किट नहीं है, यानी कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF। दिमाग में बिठा लो, 5 4 का है तो 4 N1 है, 5 हमारी N2 है, बस दिमाग में ये बिठा के रख लो, उससे ज्यादा दिमाग को नहीं चलाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। आई होप कि आप सभी की क्लास 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी की प्रिपरेशन को चेक करने के लिए और आप सभी के लिए एक लेके आ गया हूं सैंपल पेपर। अब ये जो सैंपल पेपर है बेसिकली बेस्ड है आप लोगों के PYQs पे और जो प्रीवियस सैंपल पेपर्स आए हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड। तो इसलिए इसको ढंग से आप सभी को करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि भैया कितने आप सभी के सवाल सही हुए हैं और कितनी तैयारी आप सभी की है, क्योंकि इससे आप लोग अपनी तैयारी है उसको देख पाओगे कि अगर मान लीजिए कल को आप लोगों का पेपर होता है तो कितने आप सभी तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोड जो मैं हर बार बोलता हूं कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, बोर्ड के अंदर टॉप वही करेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी। चाहे आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लोग CUT के स्टूडेंट्स हैं, इसमें आप सभी के लिए बहुत कुछ होने वाला है। इनिशियली जो MCQs हैं उनसे तो आप सभी को बेनिफिट ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक एक सवाल को, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को कि क्या कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए कहता है। तो आप लोगों को मार्किंग स्कीम आप सभी को जानते हैं और आप लोगों को पता भी है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। मार्किंग स्कीम की जब बात की जाती है तो आप लोगों को पता है कि यहां पे 33 क्वेश्चंस आप सभी के लिए आने वाले हैं, सारे को करना आप सभी के लिए कंपलसरी है। और ये सारी चीजें आप सभी को आइडिया आई है क्योंकि एक सैंपल पेपर मैं आप सभी के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जो CBSE की तरफ से ऑफिशियली रिलीज किया गया था। आज का सैंपल पेपर आप सभी की तैयारी को बहुत पुख्ता करने के लिए और कॉन्सेप्ट को बूस्ट कराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आप सभी के सामने आ गया है। सवाल नंबर 1 को देखिए और सवाल को अच्छे से जज कीजिए कि क्या कहना चाहता है, क्या इसका पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो सवाल को जब हमने देखा, चलिए सवाल को हमने देखा, सवाल को देखते ही हमारे दिमाग में आया कि यार यहां पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब जब कूलम्ब्स लॉ की बात की है तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? बोला सर कूलम्ब्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि भैया ये फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये तो आप सभी को पता है। सेकंड चीज आप सभी को पता है कि K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट क्यों आया? क्योंकि सर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे एयर की, राइट है। वहां पे K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, राइट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं कि बोले सर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे Q1 और Q2 की बात की गई है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। पहली चीज क्यों? क्योंकि सर ये देखिए ये फोर्स क्या कर रहा है? इसकी तरफ लग रहा है, ये इसकी तरफ लग रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अट्रैक्शन कब होगा? जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तब आप लोगों का अट्रैक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि सर दोनों जब पॉजिटिव हो तब आप लोगों का अट्रैक्शन हो, ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो आप सभी को एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर यहां पे कौन सा लगने वाला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सभी का लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये तो हो नहीं सकता कि 1 ग्रेटर देन Q1 Q2 और ये क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी कि इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगी, ऐसा तो नहीं है भैया। 1 और 0 हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, तो ये ऑप्शन तो आप लोगों का बिल्कुल सरेआम गलत है। सेकंड ये बोल रहा है Q1 Q2 इक्वल्स टू 0। भैया Q1 Q2 अगर दोनों बराबर होते 0 के तो आप सभी जानते हो कि यार उस केस के अंदर फोर्स लगता ही नहीं ना यार। जब ये इनकी वैल्यू 0 है तो 0 होने पे कौन सा फोर्स लगेगा? नहीं लग सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब पहले ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि यार Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से तो बड़ा है। और 0 से बड़ा होने के केस में फिर आप कैसे कह सकते हो? देखो 0 से कम कैसे आ सकता है? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो उनको वैल्यूज को आप लोग मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओगे तो माइनस आपका आ जाएगा। लेकिन जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो कैसे आप लोग कह सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इनके काम कर रहा है? यानी कि सर यहां से एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि ये आप लोगों का पहला जो है ना, ये तो हमें रिपल्सिव फोर्स के बारे में बता रहा है और रिपल्शन होने का बात ही नहीं है क्योंकि अट्रैक्शन की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगले सवाल को ध्यानपूर्वक आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको कराता हूं। साथ के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखते जाओगे कि इसका राइट आंसर क्या है, किस तरीके से आप लोग इसको कर रहे हो। सेकंड की जब बात की जाती है तो यहां पे बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v।
भैया एक्सिस के ऊपर बात कर रहा है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की बात है, तो पोटेंशियल कितना होता है आप सभी जानते हो कि भैया अगर मैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बात करता हूं तो V इज इक्वल टू KQ बाई R आप सभी का पोटेंशियल होता है, राइट है। सेकंड चीज इन्होंने बोला है कि देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। भैया इक्वेटोरियल लाइन की बात की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़ोगे यहां पे सब समझने के लिए। मैंने बोला सर क्या, देखो इन्होंने आप सभी को क्या बोला है, अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात करता हूं, अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करता हूं, अगर आपको याद हो किसकी बात करता हूं बेटा, अगर मैं बोलता हूं कि भैया पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी बात कर रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, कितना होता है पोटेंशियल की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू KQ बाई R, राइट है। ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन भैया यहां पे आप सभी को बोला गया कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर इज V। अगर V आपका है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये बात कर रहा है एक्सिस की, डाइपोल की वजह से बात कर रहा है, एक्सिस की बात कर रहा है। V इज इक्वल टू कितना होता है ब्रो सर, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होता है, जर्नल पॉइंट के लिए होता है। और जर्नल पॉइंट के लिए मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, इसके पीछे का रीजन ये कि आप लोगों के फॉर्मूला याद हो जाए। अगर ये जर्नल पॉइंट है, एक्सिस की बात जब की जाती है तो थीटा कितना होता है भैया, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, क्योंकि थीटा आप सभी का कितना हो जाता है 0 डिग्री। यानी कि ये वैल्यू आप सभी की कितनी हो गई है, V इज इक्वल टू KP बाई R स्क्वायर आप सभी की हो जाती है। ये तो हुआ तुम्हारे एक्सिस की बात है, लेकिन सर एक्सिस के अलावा क्या बोल रहा है थोड़ा समझिए। एक्सिस के अलावा आप सभी को क्या बोल रहा है उसको अगर मैं यहां पे देखूं मेरे भाई, तो यहां पे आप सभी को बोला गया कि इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है, जब थीटा आप सभी का कितना होता है बेटा जी 90 डिग्री की जब मैं बात करता हूं, यानी कि cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बोलो सर, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, और 0 होते ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल भी आप सभी का कितना हो जाएगा 0। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। मैंने 3 कॉन्सेप्ट आप सभी को बता दिया कि भैया जर्नल पॉइंट के ऊपर कितना है, एक्सिस के ऊपर कितना होता है, और आप सभी का इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर कितना होता है, ये आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा सवाल जो चौथा इसका आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 0 आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड सवाल आप सभी के सामने है, ये पढ़िए सवाल को। बोला गया है कि द टेम्परेचर T dependence of resistivity of material A and material B is represented by figure 1 and figure 2 respectively. Identify material A and material B. आप सभी को आइडेंटिफाई करना है कि मटेरियल A कौन सा है, मटेरियल B कौन सा है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जब टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात की जाती है तो वो क्या होती है। यार जब टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात की जाती है तो आप सभी जानते हो कि कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के, ये सबको पता है, राइट है। यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी लो होगी। यानी कि जिसका, अब रेजिस्टिविटी को अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भैया तो करंट कम फ्लो करेगा। थोड़ा लॉजिकली सोचना, राइट है। यानी कि सर एक चीज तो मुझे कंफर्म है कि यहां पे जब बात की जाएगी तो 2 कंडीशंस होंगी, या तो मेटल होगा या फिर हमारा सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि इंसुलेटर्स की तो बात ही नहीं। क्योंकि यहां पे आप जानते हो ना, देखो यहां पे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ चल रहा है, और अगर मैं इंसुलेटर की बात करता तो इंसुलेटर के केस में तो खत्म ही हो जाता। क्यों? क्योंकि सर उसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि उसकी कंडक्टिविटी खत्म है, राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भैया ये है, इसको देखता हूं मैं सवाल को, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर इन द केस ऑफ मेटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, टेम्परेचर मेरे भैया एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, कंडक्टिविटी जो है ना आप सभी की वो क्या हो जाती है डाउन, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो आपका टाउ भी क्या हो जाता है भैया कम हो जाता है। यानी कि सर अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे ये पड़ा है कि ये बढ़ने के साथ ये भी बढ़ेगा, और यहां पे तो आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है। इसका मतलब भैया ये केस तो नहीं हो सकता। यानी कि सेकंड जो केस है ना ये तुम्हारा किसका है भैया, मेटल का केस है। किसका केस है भैया, ये तुम्हारा मेटल का केस है। यानी कि पहले वाला किसका होगा, फिर पहले वाले की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार फिर से देखिए पहले वाले का कॉन्सेप्ट देखिए। बोला सर पहले वाले की अगर मैं बात करता हूं तो हमने सेमीकंडक्टर को पढ़ा हुआ है, और सेमीकंडक्टर क्या कहता है, बोला सर जी सेमीकंडक्टर हम लोगों को यह बताता है कि जैसे ही आप सभी का
टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होती है और रेजिस्टिविटी भी डाउन होती है, कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का टाउ भी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यानी कि यहां पे आप लोगों का आपका क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो आप सभी की क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, डाउन होगी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, डाउन होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब मेटल्स की बात की जाती है तो जो इनका थर्मल कोएफिशिएंट आता है वो पॉजिटिव आता है, जबकि हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर की तो उस केस में वो क्या आता है, नेगेटिव। और नेगेटिव आने के केस में क्या है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टिविटी है ना वो कम होती जाएगी, यानी कि सर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये पहला केस किसका है सर, सेमीकंडक्टर का है। अब तुम देखो यहां पे कौन से केस में क्या दे रखा है, पहला केस किसका होगा भैया, सेमीकंडक्टर का होगा। यानी कि सर यहां पे अगर मैं देखूं तो पहले केस में कॉपर है, दूसरे में जर्मेनियम है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जर्मेनियम का मतलब क्या हुआ, हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम ही तो है। सेमीकंडक्टर की जब मैं बात करता हूं तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे आता हूं तो यहां पे देखो बी में आपको क्या दे रखा है, जर्मेनियम, ये खत्म। यहां पे आप देखोगे तो कॉपर दे रखा है और आपको नाइक्रोम दे रखा है, दोनों खत्म। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि सर सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि भैया यहां पे आप सभी का क्या होगा कि ए आपका क्या होगा, जर्मेनियम होगा, दूसरा आप लोग का क्या होगा, कॉपर होगा। तो दोनों को आप लोग ढंग से दिमाग में उठा लीजिए क्योंकि यही सवाल आप सभी से सीयूईटी 2023 और 22 के अंदर पूछा गया है। यही 23 और 22 के अंदर यही ग्राफ दिया गया था। बताइए कॉपर के लिए कौन सा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। तो आप सभी को ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यानी कि इसका कौन सा आ गया बेटा, सेकंड आप सभी का सही है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल को देखो ढंग से। अगले सवाल में क्या बोला गया है, सवाल को थोड़ा सा आप लोग परखेंगे। सवाल में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनकी प्रॉपर्टीज को आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को सर्च करना है। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती है, उसकी 7 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज तो आपको पता है कि इनके मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सेकंड आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। अब आपको पता है ना कि मैकेनिकल वेव्स है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स है यानी कि मटेरियल इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात की जाती है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और आपकी वेव्स जो डायरेक्शन होती है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तो खत्म। सेकंड इसके अलावा क्या है कि अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं एनर्जी की, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट है। यानी कि सर यहां से ये चीज तो है। अब से इनको देख लेते हैं। बोला गया है कि These waves do not require any material medium for their propagation। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि नॉन मैकेनिकल वेव्स है। सेकंड बात की है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमम मिनिमा एट द सेम टाइम। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जब देखो अगर परपेंडिकुलर है तो जिस टाइम पे आप लोगों का उसका मैक्सिमा आ रहा था इसका भी मैक्सिमा आएगा, दूसरे का मिनिमा आएगा, मिनिमा आएगा, मैक्सिमा मिनिमम, इस तरीके से वो चलता जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। थर्ड में बोला गया कि द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में क्या है, इक्वली डिवाइडेड की जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। जब मैं यहां पे बात करता हूं यानी कि सर यहां पे मुझे समझ में आ गई है। क्या चीज समझ में आ गई है कि ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। लास्ट बोला गया कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। भैया पैरेलल नहीं होंगे, यानी कि ये प्रॉपर्टी है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि यहां पे आप सभी को अभी मैंने बताया था कि यार ये क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप सभी के होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये क्या हो गया भाई, आगे क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या हो गया, बोर्ड को क्या प्रॉब्लम हो गई है भैया। हाँ अब चला गया, ठीक है। अब बोला गया है, पढ़िए, इस पे बेस्ड एक सवाल आता है बेटा, इस पे बेस्ड एक सवाल आता है। पढ़िए क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी कि इनर मोस्ट कौन होती है, जस्ट सर जिसकी 1 होता है वैल्यू, जिसकी 1 होती है वैल्यू, यानी कि R1 की वैल्यू आप सभी को दे रखी है। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है बेटा। ये आप सभी को इनर मोस्ट दे रखी है। इनर मोस्ट कौन होती है यार, जो पहले ऑर्बिट के अंदर होगी वही तो इनर मोस्ट होगी, जो ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है n = 1 पे, राइट है। अब पढ़िए आगे, बोला गया है कि द रेडियस ऑफ द n = 3 ऑर्बिट इज, यानी कि n = 3 पे आप सभी को ये फाउंड आउट करनी है कि कितनी होगी n = 3 पे। सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, जब हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा है जब nth ऑर्बिट की बात की जाती है तो उसके अंदर रेडियस की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है। बोले सर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो Rn = हो जाता है n² h²ε0 और ये हो जाता है m π/z² आप सभी का हो जाता है, राइट है मेरे भाई, ये क्लियर है। बोलो सर राइट है। अगर मैं यहां पे देखूं तो आप मेरे को बताइए, देखो ये किसकी बात कर रहा है, बोलो सर यहां पे बात कर रहा है हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा, पाई कांस्टेंट है, z कितना होता है 1 होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, E की वैल्यू सेम है,
H की वैल्यू सेम है, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम है, यानी कि सर इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कि R1 बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, बोला n की जगह 1 ले लो, 1 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m पाई z e स्क्वायर, यही होगा। क्लियर है। अगर मैं यहीं पे बोलता हूं कि सर ये तो 1 के लिए है और मुझे किसके लिए निकालना है, 3 के लिए, और 3 के लिए अगर मुझे निकालना है तो r बराबर 3 के लिए कितना हो जाएगा, बोले सर n स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, बोले सर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई m पाई z e स्क्वायर, आप सभी का हो गया। क्लियर है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरे भैया क्लियर है तो यहां से देखो क्या हुआ, अगर ये है तो यहां पे तुमने देखा कि सर ये तो हमारा 1 के लिए भी तो था, अगर 1 के लिए है तो ये n स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं यहां पे ये कर दूं कि 3 का स्क्वायर इंटू में 1 के लिए जो वैल्यू है उसको इसके अंदर रख दूं, क्या प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, बोले सर ये आ गया। यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 5.3 इंटू 10 टू पावर -11। अब देख लो 9 पंजे 45, 45 के आसपास एक ही ऑप्शन है 4th नंबर का, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लीजिए कि 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, तो यानी कि 47.7 आ जाएगा इंटू 10 टू पावर 11 हो जाएगा। इसको लिखोगे तो 4.77 इंटू 10 टू पावर -10 आप सभी का हो जाएगा मीटर के अंदर, तो 4.77 इंटू 10 टू पावर -10 आप सभी का ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। यहां से आपको याद रखना है कि वेलोसिटी पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर वेलोसिटी पे पूछे जा सकते हैं तो वेलोसिटी को भी आप लोगों को आना चाहिए। समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हमने बहुत अच्छे से ये देख लिया है। अगला सवाल क्या कहता है, इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। बोला गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ point charge object at a distance of 4 meter is 9 न्यूटन पर कूलम। 9 न्यूटन पर कूलम की बात की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है और पॉइंट चार्ज की वजह से। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर याद हो आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, बोला सर E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर आप सभी का होता है, हाँ कि ना, यही होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर ये है तो यहां पे हमने देखा सर मेरे को क्या नजर आ रहा है, बोला सर E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर है। आगे क्या बोला गया है, इसने बोला गया है कि अगर तुम इस R को 4 ले लेते हो, अगर इसको 4 ले लेते हो तो तुम्हारा ये जो वैल्यू है E की वो कितनी हो जाती है 9, कितनी हो जाती है 9, यानी कि सर ये हो जाती है 9 इज इक्वल टू KQ बाई कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। आगे बोला गया है फ्रॉम द सेम चार्ज, यानी कि चार्ज तुम्हें सेम लेना है, फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पूछा गया कितनी होगी, यानी कि अगर यही तुम्हारा 16 है तो तुमसे पूछा गया है कि चार्ज और ये सेम रख लो और तुम्हें बोला गया है कि बताइए R क्या होगा। अब ये R की वैल्यू क्या होगी, तो भैया आप क्या कर सकते हैं हम लोग, सर दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को। अब एक चीज आपको मैं एक चीज और बताऊं, ऑप्शन से खेलना सिखाऊं। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भर रहा है इसका मतलब R की वैल्यू डाउन है, 6 नहीं आ सकती। सेकेंड चीज, भैया इतनी कम तो नहीं हो सकती ना, इतनी कम करोगे तो कैसे वैल्यू आएगी, नहीं आ सकती। तो ऑप्शन के आसपास तुम लोग चले जाओगे, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। दोनों को क्या करो, दोनों को डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा, बोले सर 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16। ठीक है भैया, यहां पे कितना हो जाएगा, बोले सर KQ बाई 16 और इंटू में क्या हो जाएगा, जस्ट इसको अपोजिट कर दो तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQ हो जाएगा। इससे ये गया, ये से ये गया, 1 आ गया, तो R की वैल्यू लोगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर अंडर रूट के अंदर 9 बटे में 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर आप सभी का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है 3 मीटर्स का। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 3 मीटर्स आप सभी का ये हो गया है। चलें आगे, अब है 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला गया है अ पॉइंट P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis। ठीक है, the electric potential at point P is proportional to, भैया डाइपोल की बात की गई है, याद रखना। देखो अगर ये नॉर्मली कहता, अगर ये मेरे भैया नॉर्मली कहता तो आपसे पोटेंशियल पूछ लेता, आपसे क्या करता, पोटेंशियल पूछ लेता, लेकिन इसने हमें किसकी बात की गई है, यहां पे बात की गई है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और जब डाइपोल की बात की जाती है तो उसको आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या कहता है डाइपोल का केस। तो डाइपोल का अभी मैंने आप सभी को पहले ही सिखाया था कि यार अगर मैं डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की बात करता हूं कितना होगा, बोले सर वो हमारा हो जाता है V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये किसके लिए होता है, बोले सर ये होता है जर्नल पॉइंट के लिए। किसके लिए होता है, जर्नल पॉइंट के लिए आप सभी का होता है। जर्नल पॉइंट के बाद में 2 कंडीशंस आप लोग इसकी चेक कर सकते हो, एक तुम्हारी होती है एक्सिस के लिए और दूसरी तुम्हारी कौन सी होती है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए आप सभी की होती है।
ठीक है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए होती है। इक्वेटोरियल पे थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, और थीटा जैसे ही 90 डिग्री होता है तो v की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया 0 हो जाती है। लेकिन सर यहां पे आपका एक्सिस पे क्या होता है, थीटा आप सभी का कितना हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से cos 0 डिग्री जो होता है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और इसकी वैल्यू जब 1 हो जाती है तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, बोला सर kp डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब इसने बोला है ये r क्या होती है भैया, डिस्टेंस होती है, लेकिन यहां पे इसने डिस्टेंस को x ले लिया है। अगर इसने x ले लिया है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको r बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, जिसकी वजह से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा kp बाई x का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया v इज इक्वल टू kp बाई एक्स स्क्वायर आप सभी का हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बोला सर ये तो पावर में नहीं हो सकता, 4 नहीं आएगा, 3 अगर मैं देखता तो किस में आता भैया, ये हमारे आता पहले चैप्टर में डाइपोल की वजह से, राइट है। यानी कि सर यहां पे क्या है, ए की ऑप्शन है ए, और ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भैया फटाफट से। ए आपका आ गया है कि 1 के पी बाई आर की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, सभी को ले लिया है। अब चलते हैं आगे, ये सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है चैप्टर नंबर 3 का है, सेल का है, और टर्मिनल पोटेंशियल की बात करता है। उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूं कि अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो आगे जाके सीयूटी वगैरह की, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर। इसी पे आप सभी के लिए सीयूटी की तैयारी भी मुफ्त कराई जाती है। आप लोग एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485 हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर। ये Y485 लगाते ही आप सभी अंडर द गाइडेंस ऑफ गजेंद्र सर आप सभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात आप सभी की नहीं है। चलिए सवाल को देखते हैं और सवाल को पढ़ते हैं। बोला गया है A cell of EMF E is connected across an external resistance। देखो यार, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखो ये इस तरीके का सर्किट बनता है, इस तरीके का है कि ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया है, यहां पे तुम्हारी क्या है बैटरी है, और बैटरी के साथ क्या है तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो बोला सर, जिसको हम लोग बोल देते हैं यहां पे आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कैपिटल आर होता है, जिसको आप लोग बोलते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हो, और यहां पे आप सभी का लगा हुआ है ई, राइट है मेरे भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पकड़ना, मैंने बोला यार देखो ई क्या होता है, ईएमएफ की जब भी बात की जाती है तो ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हमारा एक्सटर्नल सर्किट नहीं है, यानी कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है तो वही हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग उसको कह देते हैं। समझ में आ गई होगी दिमाग में। आर क्या होता है, स्मॉल आर जो होता है ये होता है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जब हमारे सेल के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उस केस के अंदर जो हिंड्रेंस आती है, जो हिंड्रेंस ऑफर्ड की जाती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग यहां पे कह देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा होता है, जो हमने एक्सटर्नल बाहर सर्किट लगाया है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। अब लोड जो भी हो सकता है बल्ब लगा रखा हो भी, कुछ भी लगा सकते हैं, तो उसकी वजह से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर गए होंगे। अब चलिए सवाल पढ़ते हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, दो केसेस होते हैं, एक होता है चार्जिंग का केस, एक होता है डिस्चार्जिंग का केस। अब आप बताओ, बैटरी से मैंने अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है तो इससे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि डिस्चार्जिंग का केस है। और डिस्चार्जिंग का केस क्या कहता है, ये कहता है E इज इक्वल टू V प्लस में आई आर। V क्या होता है बेटा, ये V होता है यहां पे टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है, इसको हम लोग कह देते हैं टर्मिनल वोल्टेज, आप सभी इसको कह देते हो, ठीक है बेटा। और इसको आप लोग क्या कहते हो, बोला सर इसको हम लोग कह देते हैं EMF, राइट है मेरे भाई, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। R क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी का हो जाता है, जिसको आप लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हो। अगर इस V की बात करता हूं तो इस V को भी लिख सकते हो IR। IR में R जो होता है ना बेटा, ये तुम्हारा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप सभी का ये होता है। देखो बेटा, मैं इसलिए आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये है कि चाहे आप लोग 30 सवाल ही पढ़ रहे हो, लेकिन ये जितने सवाल पढ़ रहे हो ना उससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। मेन चीज है सवाल करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं आके यहां पे सारे सवाल फटाफट टिक मार्क करके चला जाऊंगा, लेकिन मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। एक बार कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां से आपसे पूछा क्या गया है, यहां से बोला गया है कि व्हेन आई, करंट आई, ये आई है भैया, आई है, इस करंट को आई लिख लीजिएगा। करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल ड्रॉप टू V। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल इज, भैया इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर E माइनस V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा I।
बोलो सर क्या ऑप्शन है? बोलो सर है, लेकिन यहाँ पे तो आर है, नहीं मान रही बात। तो इसका मतलब क्या है, इस आई को मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर लिख सकता हूं। आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आई को क्या लिख सकता हूं, देखो आई इज इक्वल टू अगर मेरे को लिखना है क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर आई आर होता है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा वी बटे में आर, यानी कि इस आई को रिप्लेस कर देता हूं वी बटे में आर से, तो आर ऊपर चला जाएगा, यानी कि ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई आर। तो ये जो ऑप्शन है वही आपका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ई नीचे आ रहा है, आर नीचे आ रहा है, आई नीचे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, डी आप सभी का है, यानी कि डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो गया है रिगार्डिंग दिस। तो ये आप सभी के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये आप सभी के सामने, बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड बी, देखो ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves respectively, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज अलोंग, भैया तीनों के तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ई का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर, सी ऑप्शन आप सभी का आ जाएगा। ई का वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, बी का वेक्टर, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है ये आप सभी के सामने। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए, ए रेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की सरफेस पे क्या हुई इंसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि रिफ्लेक्शन उसका हो या उसका रिफ्रैक्शन हो, बताइए कौन सी चीज उसके अंदर सबसे सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम हमसे पूछा गया। भैया देखो, अब आप जानते हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ई की बात करते हैं तो HF होता है, ठीक है, HF होता है। सी क्या होता है, मीडियम की स्पीड, मीडियम में चेंज हो जाएगा तो आपका वहां से एनर्जी तो चेंज होगी, क्योंकि एफ आपका क्या होता है, कांस्टेंट, स्पीड चेंज होगी, क्योंकि आप सभी जानते हो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात है, भैया वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है, लैम्डा तो चेंज हो ही गई, यानी कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐसी टर्म है जो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलिए सी आ गया इसका ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ये आपने कर ही लिया है, यानी कि इसका सी आ गया, इसका भी सी है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ये, भैया इस सवाल को देखते हैं। तो बोला गया है कि अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, ठीक है, एयर से क्या कर रही है, किसी मीडियम के अंदर जा रही है। अगर एयर से किसी मीडियम के अंदर जा रही है तो आप सभी समझ गए होंगे कि सर यहां पे आप सभी की स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। एक वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ इन द मीडियम आर इतनी है और इतनी है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर विल बी, भैया वेवलेंथ पूछा गया लाइट के अंदर, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे आपसे भी एक चीज बताएंगे कि यार F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, नहीं होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और सर हमें ये पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी मीडियम के अंदर, और मीडियम की स्पीड कितनी होती है ये, लेकिन जब मैं बात करता हूं एयर के अंदर, किसकी बात करता हूं, एयर के अंदर, तो सी की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा। और तुम्हें क्या चाहिए, लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर सी बाई एफ, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप सभी जानते हो कि हर एक मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसके अंदर कुल मिला के बात ये है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियम के अंदर, बोलो सर ये हो जाएगा जो भी स्पीड है उसकी वो, तो V बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू दे रखे तुम्हें, स्पीड की वैल्यू 1.5 × 10⁸ डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 230 इंटू में 10⁻⁻9 हो जाएगा, और हर्ट्ज के अंदर ये आप सभी की आ जाएगी फ्रीक्वेंसी है। बोलो राइट है सर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहां पे ये कट आ जाएगा, सारा कट आ जाएगा, चाहो तो उसको सॉल्व कर लेना। अब मेरे को पता है कि अगर f की वैल्यू ये निकली है तो यहां पे रखो, कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू में कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁸ इंटू में कितना हो जाएगा, 230 इंटू 10⁻�9। और ये क्या है भैया, नैनोमीटर्स के अंदर है, ठीक है। तो यहां से देखो ये मीटर पर सेकंड आएगा इसका, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, नैनोमीटर से यहां पे बचा हुआ है, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, बोला सर इससे काटोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, और 2 बार जाएगा तो 2 46, 23 दूनी 46, यानी कि 460 गुणा में 10⁻⁻9 हो जाएगा नैनोमीटर्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 460 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, 460 नैनोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो यहां पे क्या आ गया, सी आप सभी का आ गया है। चलें अगले सवाल पे चलते हैं, इस सवाल पे। अब ये सवाल बहुत प्यारा है, आप सभी को थोड़ा सा पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल सवाल है, जिसको अगर आप लोग करते हो सॉल्व तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलें कर लें सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहां पे बोला गया है कि अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 टू n = 1 ऑर्बिट। 5 से 1 पे आ रहा है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि ये कौन सी श्रेणी है,
लाइमन, बामर, पाशियन, फुंड या ब्रैकेट्स, जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा इसमें, मैं आप सिर्फ इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ठीक है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। यानी कि पहला केस जो दे रखा है ना, पहले केस में क्या कर रहा है, पहला जो ट्रांजिशन हो रहा है ना बेटा, वो कहां हो रहा है, n बराबर 5 से n बराबर 1 पे जा रहा है, ठीक है? द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड लैम्डा, यानी कि लैम्डा आप लोगों की वेवलेंथ इसमें क्या की गई है, इमिटेड की गई है। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड व्हेन इट्स मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। इस केस में भी मुझे बताइएगा क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 में लाइमन आएगा, बामर आएगा, पाशियन आएगा, ब्रैकेट्स आएगा, पी फुंड आएगा या हम पे आएगा, क्या आएगा? तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे, क्योंकि इतना तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को आता है यार, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि श्रेणियां तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है पेड के अंदर, तो वो तो इनको तूफानी तरीके से कर देंगे, सारे सवालों को तूफानी तरीके से कर देंगे, क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो तूफानी तरीके से कर देते हैं। चलिए, पहला केस और सेकंड केस मुझे इसमें पूछा गया है कि लैम्डा कितना होगा, यानी कि लैम्डा 2 की वैल्यू पूछी गई है। मान लीजिए ये लैम्डा 1 पे लैम्डा है, तो देखो यार आप सभी को मैंने बता रखा है कि अगर मेरे को लैम्डा निकालना होता है तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर, और यहां से हो जाता है 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा? अब मैंने आपको 1000 बार बोला है कि इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो ये ध्यान रखो, जो हायर वैल्यू उसको n2 ले लो और जो नॉर्मल वैल्यू उसको n1 ले लो, बात खत्म। तुम्हें एक चीज याद रखनी, हायर वैल्यू यहां पे क्या है, बोले सर 5 है तो इसको n2 ले लो और इसको 1 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर r हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। भैया एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, बोले सर देखो 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24, 25 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा r, ठीक है? ये r आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू ये आ गई, 1 लैम्डा 1 करोगे तो ये आ जाएगा 25 बटे में 24 r, ठीक है बेटा? अगर ये आपके सामने आ गया पहला। दूसरे की मैं बात करता हूं तो 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r, और यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन n1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हो सीधा सीधा, या तो क्या करो 25 और 4 को ले लो या 100 ले लो, जो भी लेना चाहो ले लो। मैंने बोला कि सर मैं यहां से क्या करता हूं 25 और 4 को एक साथ लिख लेता हूं, उससे क्या बेनिफिट है, देखो 4 से 4 कट जाएगा, 25 यहां पे आ जाएगा और 25 से 25 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि सर ये हो जाएगा 21 बटे 25 गुना 4 और r आप सभी का हो जाएगा। इसको लैम्डा 2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 गुना 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 21r। दोनों का रेशियो निकाल लो, लैम्डा 2 की वैल्यू आप सभी को चाहिए, दोनों के रेशियो निकालने हैं, लैम्डा 2 की वैल्यू आप सभी को चाहिए, तो ये आप सभी मुझे क्या करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। बस इसका आंसर देखो, तुम्हारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है, लैम्डा 1 भी मैंने निकाल दिया है, ये रहा लैम्डा 1 और लैम्डा 2, दोनों में से मुझे क्या चाहिए, लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए। बस रेशियोज निकाल लो और काट दो, जो भी वैल्यूज आएगी वो आपका आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 की वैल्यू तो तेरे पास है ना बेटा, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे क्या आंसर है, इतना उम्मीद कर लूं ना उम्मीद, ये थोड़ी कहोगे गजेंद्र सर छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, तुम्हें बता दिया क्लियर कट कि लैम्डा 1 की वैल्यू तेरे पास है और लैम्डा 2 की वैल्यू है। देख तेरे को पता है ना, देख 25 से 25 कट जाएगा, 21 और 24 का देखेगा तो कितना आ जाएगा, 24 को काटेगा तो देखो 3 से काटेगा तो 3 8 24, 3 7 21, तो ये 8 ही आ गया, ये आ गया यहां से 25 25 गया, 4 12 8 गुना 4 करोगे 32 डिवाइडेड बाय 7। अब ये तो कर सकते हो यार, इतना तो कर लोगे, आई होप कि आप लोग कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है तुम्हारे पास, ये पढ़िए सवाल को, देखो ये ना, यहां पे बोला गया है कि इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, एक्सट्रिंसिक है ना, एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि सर आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पे इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर रहे हो, या तो इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर रहे हो या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कंडक्ट करने लग रहा है, ठीक है। द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज 4 इंटू 10⁻20 मीटर माइनस 3, यानी कि पर वॉल्यूम आपको दे रखा है, पर वॉल्यूम आपको दे रखा है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स is 1.2 into 10⁻15 meter minus 3, the number density of the electrons in its is, बताओ in it is, बताओ क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मास एक्शन लॉ, एक मैंने पढ़ाया हुआ है आप सभी को, जो मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है, पेड के अंदर भी वाईटी के अंदर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर पढ़ाया हुआ है तो देखो क्या होता है, बहुत सर ये होता है NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर। इनिशियल जो भी है, जो सारी चीजें वो आपके सामने है। अगर मैं NI का स्क्वायर NE NH की बात करता हूं तो क्या होगा, बोले सर NE की, अगर मैं NI की मैं बात करता हूं तो कितना दे रखा है इनिशियली नंबर 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर माइनस 3, और यहां पे होल्स की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 4 इंटू 10⁻20 मीटर माइनस 3।
तुझसे पूछी क्या गई है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन। अब मेरे को एक चीज बताओगे तुम लोग, ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बना है, पी टाइप का या एन टाइप का है? क्योंकि यहां पे आपको पता है, देखो इनिशियली इतना अमाउंट था, यानी कि दोनों का बराबर था। अब तुमने क्या डाला है, होल्स डाल दिया है। होल्स डालने से होल्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाना चाहिए इसका। ये आप लोगों के कुछ होमवर्क है, इनसे पता क्या होता है, इनसे आप लोगों का दिमाग चलेगा, कुछ और भी चीजें करोगे, सवाल के अलावा भी सवाल होते हैं, उनको भी करना सीखना है, ठीक है। तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो क्या हो जाएगा बोले सर, एन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर यानी कि 1.2 इंटू 1.2 और इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की घात 30 आप सभी का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻20। भैया देखो 10⁻20 ये बचेगा कितना, 10 की घात 10, ठीक है, 10 की घात 10, ठीक है। अब यहां पे देखो 4 से काटोगे, 4 तिया 12.3, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 तिया 36, 36 से इस 0.3 से एक उधार ले लेता हूं तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुणा 12 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 की घात 9। तो भैया 10 की घात तो 9 तो एक ही में आ रहा है, ये लो सी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, आपसे ज्यादा तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन के अंदर है, सी आपका आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 12 तिया 36 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, इंटू 10⁻9 हो जाएगा, मीटर माइनस 3 हो जाएगा, ये लो। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी के दिमाग में बैठ गया होगा सर किस अप्रोच से इसको करना है। अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग आए तो क्या होगा, अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो बेटा ये आप सभी के सामने है, पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा। बोला गया है पीसेज ऑफ कॉपर एंड ऑफ सिलिकॉन आर इनिशियली एट द रूम टेम्परेचर। दोनों के दोनों क्या है, रूम टेम्परेचर पे है, कॉपर है और सिलिकॉन। जर्मेनियम सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर, कॉपर क्या होता है, मेटल। बात करते हैं, बताया है मैंने तरीका, इनिशियली पढ़ो क्या है, आर इनिशियली रूम टेम्परेचर। यार रूम टेम्परेचर पे है तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो बात देखते हैं अब क्या होता है। बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, यानी कि अब तुमने क्या किया, हीट कर दिया, टेम्परेचर दे दिया है। द कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगी, इनिशियली पढ़ के आए हो ना सब लोग, अभी अभी मैंने बताया था, वो टी बढ़ा, आर कम हुआ, रो कम हुआ, ये बढ़ा, वो बढ़ा, ऐसे बढ़ा, कैसे बढ़ा, याद है? नहीं है तो चलो वापस बता देता हूं। देखो यार मेटल्स के केस की आप सभी को पता है, मेटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है भैया जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी डाउन होगी, और उसके अलावा क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होगी, डाउन होगी मेरे भैया, और क्या होगा, बोला ये बड़ी कंडक्टिविटी डाउन, और टाउ भी क्या हो जाएगा, डाउन। यानी कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो उसने बोला कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, कम होगी इन द केस ऑफ मेटल। तो मेटल के केस में क्या होगी, कम होगी। मेटल कौन होता है, कॉपर है। तो यार दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकती, दोनों एक साथ घट नहीं सकती, कम हो रही है। कौन सा ऑप्शन है, कॉपर इंक्रीजेस नहीं होगी, डी ऑप्शन होगा। बट मैं प्रूफ कर देता हूं कैसे होगा, इसका क्या आएगा, डी आएगा, सी आएगा, जल्दी से मुझे एक बार बताओ, डी आएगा, सी आएगा, क्या है, कंडक्टिविटी बात की है ना, रेजिस्टिविटी की बात नहीं ना, क्या है, पढ़ो एक बार क्या दे रखा है, पीसेस ऑफ कंडक्टर कॉपर, देखो एक बार पढ़ो, कंडक्टिविटी की बात की है ना, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, ठीक है, उनको हमने टेम्परेचर टी पे, हाँ तो ठीक है, ओके डन है। देखो क्या है, एक बार मैं वापस दिखा देता हूं, समझना एक बार वापस से देख लेते हैं इस सवाल को, थोड़ा सा कंफ्यूजन करेक्ट कर रहा है। देखो क्या है, पीसेज ऑफ कॉपर, देखो ये हमने कर लिया, 3.6 इंटू 10⁻, ये आप सभी का आ गया। अगर इस सवाल को मैं देखता हूं तो थोड़ा पढ़िए, बोला गया है पीसेज ऑफ कॉपर है, ठीक है, कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीसेज ऑफ कॉपर एंड ऑफ अ सिलिकॉन आर इनिशियली एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी तक हमने इसको हीट किया है। तो कंडक्टिविटी ऑफ, भैया आप सीधा सिंपल केस है, आप लोग दिमाग लगा सकते हो कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारे सामने, अगर मैं बात करता हूं किसकी बात करता हूं, सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूं, तो सेमीकंडक्टर्स क्या कहते हैं बेटा, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूं बेटा, तो सेमीकंडक्टर्स क्या कहते हैं, बोला सर सेमीकंडक्टर्स का केस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होगी, रेजिस्टेंस डाउन होगा तो रेजिस्टिविटी डाउन होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि तेरा रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि सेमीकंडक्टर्स में बढ़ेगी। और ये कौन से होते हैं, बोला सर जर्मेनियम और सिलिकॉन की मैं यहां पे बात करता हूं। तो भैया सिलिकॉन ही तो दे रखा है यार, आपको सिलिकॉन दे रखा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम लोग, हीट कर रहे हो टेम्परेचर टी तक, कोई भी एक टेम्परेचर है उस तक आप लोग हीट कर रहे हो, टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है। तो यहां पे देखो ये बोला गया दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, यानी कि इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी कंडक्टिविटी डाउन जाएगी, और यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप लोगों की कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो यानी कि क्या हुआ है, पीसेज ऑफ कॉपर एंड ऑफ सिलिकॉन आर द इनिशियली रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, द कंडक्टिविटी ऑफ, तो देखो बोथ इंक्रीज,
बोथ डिक्रीज नहीं होगा, कॉपर इंक्रीज। भैया कॉपर के लिए इंक्रीज कहां से हो जाएगी यार, कॉपर के लिए इंक्रीज कहां से हो जाएगी कंडक्टिविटी, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। टेम्परेचर बढ़ाने की बात है, टेम्परेचर बढ़ाने की बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो सर्टेन लिमिट से आगे तो कॉपर इंक्रीज बट सिलिकॉन का डिक्रीज, ऐसा नहीं हो सकता कंडक्टिविटी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी कि कॉपर के लिए क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और सिलिकॉन के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज कंडक्टिविटी आप सभी की। समझ आ गया होगा, तो यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भैया, ये बोला गया है द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पी एन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा बताओ। देखो आपको पता है उसके करंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। अब यहां पे डिप्लेशन लेयर किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्या है, डिप्लेशन रीजन इन पी एन जंक्शन, तो भैया ऑप्शन का है सीधा सीधा है, डिफ्यूजन लगा दो, सीधा सिंपल है। ड्रिफ्ट होल्स ओनली, मूवमेंट ऑफ द डोपेंट एटम्स, ना ना ना, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऐसा नहीं है, एक ओनली से कुछ नहीं होता यार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है अब आपके सामने आगे है कि यहां से 16 से लेकर 18 जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए आप लोगों को क्या है, असर्शन और रीजन दे रखे हैं, उनके कुछ लेबल्स आप सभी के सामने कि भैया कौन सा कब लगाना है, तो उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं एक बार लेबल्स पढ़ के बता देता हूं आप सभी को, जिससे आप लोगों के सामने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। बोला गया है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू and reason R is the correct explanation of the assertion A, ठीक है। both assertions and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion A, ठीक है। यानी कि अगर दोनों चीजें सही हैं और वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो A आ जाएगा, दोनों चीजें सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है तो आपका B आ जाएगा। assertion A is true, reason R is false, ठीक है। और लास्ट है assertion भी reason और दोनों की दोनों false है, ठीक है। यानी कि सी में एक सही है एक गलत है, लास्ट वाले में दोनों गलत है। चलिए सवाल नंबर 1 आप सभी के सामने आ गया, पढ़िए सवाल को। बोला गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंज आर इक्वल विड्थ, भैया इंटेंसिटी सबकी सेम रहती है तो विड्थ भी क्या होगी, इक्वल रहती है, तो ये तो ट्रू है। क्या है बेटा, ट्रू है, ये तो करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड बोला गया है द फ्रिंज विड्थ डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा, फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो क्या होता है सर, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी आप सभी का होता है, तो किस पे डिपेंड करे फ्रिंज विड्थ, डिपेंड अपॉन लैम्डा डिस्टेंस डी, ठीक है, और स्लिट सेपरेशन, ठीक है, कर रही है तीनों पे, ठीक है कर रही है, यानी कि इन पर तो डिपेंड कर रही है, यानी कि ये भी सही है। लेकिन सर उसकी इक्वल विड्थ का इससे लेना देना कुछ नहीं है, ये दोनों का कनेक्शन एक साथ नहीं है, दोनों का कनेक्शन एक साथ नहीं। क्यों भैया, ये तुम्हारी फ्रिंज विड्थ की बात कर रही है, डिपेंड कर रहा है, और वहां पे बात कर रहा है कि उन दोनों की क्या है, इक्वल फ्रिंज है, तो कैसे डिपेंडेंसी होगी, नहीं हो सकती डिपेंडेंसी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डिपेंडेंसी तो नहीं है, यानी कि अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो आप सभी क्या कहोगे, सर ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगर अगले वाले पे आते हैं तो यहां पे बोला गया, देखो क्या, द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। आप सभी को पता है कि जब भी मेटल सरफेस की बात की जाती है तो उसके अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सभी जानते हो। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप सभी के पास हैं, अगर मेटल सरफेस की बात की जा रही है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही आप लोग लाइट इंसिडेंट करोगे तो उसके बाद में क्या होगा कि वो लोग, वो जो फोटोन्स होते हैं उनकी एनर्जी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, जो आसपास के हैं उनके साथ कोलिजन करेंगे, कुछ वर्क फंक्शन में उनका क्या हो जाएगा, कोलिजन हो गया। उसके अलावा जो उसको मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो भी वर्क फंक्शन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी आपकी जाएगी, और उसके बाद में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी। अब एक चीज आपको पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे होगा तो उस केस में क्या होगा कि सर उसको ज्यादा कोलिजन होगा, उसकी वजह से वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, यानी कि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि सर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये पूरा क्या कहता है, आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता है। तो चलिए इसी को हम लोग यहां पे देख लेते हैं। बोला गया है कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस have a separated in that their kinetic energy, separated करती है, ठीक है, मान लिया ये तो सही है, ओके भैया चलो ठीक है। दूसरा बोला रीजन क्या है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट कोलिजन विद अदर एटम इन द मेटल्स, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है यार, तभी तो एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि वर्क फंक्शन सबका सेम है, लेकिन सर कोलिजन में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, और जब कोलिजन में एनर्जी कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि यार एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। यानी कि सर ये इसका बिल्कुल, ये जो रीजन है इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा कि असर्शन, देखो क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि सर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये सवाल क्या कहता है देखते हैं। बोला गया है, असर्शन बोल रहा है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। ठीक है, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या? ये पाथ पे डिपेंड करता है कि तुम कहीं से भी चले जाओ, क्या पाथ पे डिपेंड करता है? बोलो सर पाथ पे तो डिपेंड नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है, कंजर्वेटिव है, यानी कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब ये तो राइट है। पहले वाले को पढ़ते हैं। वर्क डन मूविंग इन अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ओए होए होए, इसने सवाल में घुमा दिया तुम्हें। पता क्यों घुमा दिया? क्यों घुमा दिया पूछो? इसने पता क्या किया है? इसने बोला है कि वर्क डन इन अ मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। भैया तुमने क्या किया है? क्लोज्ड पाथ पे घुमा रहे हो, क्लोज्ड पाथ पे घुमा रहे हो, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऑलवेज जीरो है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? इसका मतलब समझ रहे हो? ऑलवेज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? E इज इक्वल टू जो dv बाई डी आर है ना, वो कितना है? जीरो। यानी कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि सर क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। तेरा पोटेंशियल क्या है भैया? कांस्टेंट है। और जब पोटेंशियल तेरा कांस्टेंट है मेरे भैया, तो इसका मतलब क्या है? ये तेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसकी वजह से तेरा वर्क डन क्या होगा? क्लोज्ड पाथ के लिए जीरो होगा। और वर्क डन जीरो यानी कि वर्क पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है मेरे भैया? यहां पे करेक्ट है। अब दोनों करेक्ट हैं तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से एक बार मुझे बताओ। यानी कि अब आपको पता है ना क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, यानी कि बिल्कुल यार दोनों के दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात भाई? क्लियर है? दिमाग में बैठ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक बार मैं देखूं तो हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिया। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने 18 सवाल को कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर 3 आप लोगों के असर्शन रीजन टाइप के और 15 सवाल आप लोगों के वो हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ, जहां से चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या इसके अंदर होता है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, सवाल को, जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सा है। इसको एकदम अच्छे से आप सभी को देखना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखो एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात की जाती है तो वहां से आप सभी की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनसे सवाल बनता है, और उसके अलावा जो उसकी स्पेक्ट्रम है उससे सवाल बनता है कि भैया अगर माइक्रोवेव्स हैं तो कैसे प्रोड्यूस हुई हैं, कैसे इसके लिए यूजेस हैं। उन सारी चीजों को आप लोगों को थोड़े से समझने की जरूरत है, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। राइट, तो चलिए सवाल को हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। ये सवाल बहुत प्यारा सा है। सवाल को अगर मैं देखता हूं तो देखिए सवाल के अंदर बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेवलेंथ, ठीक है, ये आप सभी को दे रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद वेवलेंथ की बात की है। लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रडार सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार सिस्टम में जब आप लोग यूज करते हो, रडार सिस्टम की बात करते हो नेविगेशन के लिए, तो ये तो आपको पता होना चाहिए फिक्स है। इससे रिलेटेड एक सवाल और आता है कि भैया मोमेंटम क्या कैरी करती है नहीं करती है, एनर्जी कैरी करती है नहीं करती है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जाती है। तो इस सवाल को भी आप लोगों को क्या करना है? समझ के चलना है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसको थोड़ा सा समझिए बेटा। देखिए इसके अंदर मैंने आप सभी के केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप लोग इजीली कर लोगे, वहां पे आप लोगों को फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लेके आ जाऊंगा। लेकिन यहां पे हम लोग उन सवालों को कर रहे हैं जो हॉट सवाल है, जो आने के पूरे चांसेस हैं, आप सभी को पढ़ा होना चाहिए उनके बारे में। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि लैम्डा इज सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। बिना देखे बता दोगे कि भैया इसके अंदर कौन सी वेव्स आती हैं? बोले सर माइक्रोवेव्स। क्या आ जाएगी बेटा? माइक्रोवेव्स आप सभी की आ जाएंगी। बोलो सर राइट। आगे अगर बात करते हो लैम्डा 2 इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन। आपको पता है आजकल आने लगी है यूवी टेक्नोलॉजी। पानी आप लोग जब भरते हो, प्यूरिफायर आप लोग घर पे लगाते हो ना, तो उसके अंदर यूवी टेक्नोलॉजी भी आने लगी है। तो यूवी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। तो यार इसके लिए आप लोग किसको यूज करोगे? अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी को यूज करोगे। लास्ट है लैम्डा 3 इज यूज्ड टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रनवेज ड्यूरिंग द फॉग एंड मिस्ट कंडीशंस। यार ओस की जो कंडीशंस होती हैं, फॉग जब आप लोगों का होता रहता है, तो उस कंडीशन में आप लोग किसको यूज करते हो? तो इंफ्रारेड आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आ जाएगा बेटा? इंफ्रारेड आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया बेटा? इंफ्रारेड आप सभी का आ गया, ठीक है, इंफ्रारेड। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सभी ने पढ़ रखा होगा स्पेक्ट्रम के बारे में। कैसे पढ़ा होगा कि रिलायंस मोबाइल इंडिया वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, यानी कि रेडियो वेव्स जो होती है उनकी लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, और उसका जब हम लोग गामा की बात करते हैं लैम्डा कम होती है, लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की होती है। चाहे कितना भी बड़ा थिक से थिक ब्लॉक उसके सामने रख देना, वो क्या करेगी? आप सभी के उसके अंदर उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है सबसे हाई होती है, पेनिट्रेट कर देगी, यानी कि उसके अंदर होल जो निकालना होगा वो कर देगी उसके अंदर। तो इसलिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैंने बोला ठीक है सर। तो यहां पे आप लोग क्या कर
करोगे, देखो किसकी वेव किसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि सर लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, तो कौन बड़ा होगा? बोले सर रिलायंस मोबाइल इंडिया वेरी अगली, अगली यानी कि अल्ट्रावायलेट अगली एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो रिलायंस मोबाइल इंडिया वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? रिलायंस, यानी कि रेडियो है तो उसके अंदर माइक्रो, यानी कि माइक्रो कौन सा है? लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 क्या है भैया? सबसे बड़ा है। लैम्डा 1 क्या है भैया? यहां पे सबसे बड़ा है, ठीक है सर, मान लिया गया। लैम्डा 1 क्या है भैया? सबसे बड़ा है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? आइडेंटिफाई द नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दीज रेडिएशंस बिलोंग, आल्सो अरेंज दीन वेवलेंथ्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको रखना है। तो क्या हम लोग इसको रख सकते हैं? अगर असेंडिंग ऑर्डर की मैं यहां पे बात करता हूं, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है? तो सबसे बड़ा कौन है? ये तो आपको पता लग गया है, कौन है? लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 अगर सबसे बड़ा है तो भैया यहां पे कितना हो जाएगा? अब कौन बड़ा है इसके अंदर? अगर मैं यहां देखूं तो इंफ्रारेड आ रहा है, यानी कि लैम्डा 3 है, और यहां पे अगर तुम देखते हो तो लैम्डा 2 आपसे दिखा। तो ये तुम्हारा क्या है? ऑर्डर आ गया कि लैम्डा 1 ग्रेटर देन है लैम्डा 3, फिर लैम्डा 2। आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कि सर इसके अंदर क्या करना है। तो स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका ले लीजिए कि लैम्डा 1, लैम्डा 3 और लैम्डा 2 आप सभी का आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इस तरीके का एक सवाल आएगा तो इसको स्टार मार्क करके रखिएगा। आगे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे इस तरीके का एक सवाल है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर व्हेन टू स्पेसिमेंस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट। बताओ क्या होगा? यार देखो, सीधा सिंपल समझने का तरीका है कि यार आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? मटेरियल को डाल दिया। अब जैसे ही आप लोग मटेरियल को डालोगे तो मटेरियल क्या करेगा? बोले सर या तो मैग्नेटाइज होगा या मैग्नेटाइज नहीं होगा, यही तो है भैया। क्या करेगा? बोले सर या तो उसके साथ चल देगा, या स्मॉल चलेगा, या स्ट्रांगली। लेकिन सर हो सकता है कि वो क्या करे? उसका अपोज करने लग जाए। हो सकता है उसका अपोज करने लग जाए जो मैग्नेटिक फील्ड उसके पास है। समझ में आई? यानी कि सर यहां पे अगर मैं सवाल को देखता हूं तो ए मेरे पास है और बी मेरे पास है। यहां पे बोला गया है ए और बी आर प्लेस्ड, देखो क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट मॉडिफाइड एज शोन इन फिगर, ठीक है, व्हेन टू स्पेसिमेन ए एंड बी प्लेस्ड इन इट। भैया तुमने रख दिया, रखने पर क्या है? आपको पता लग रहा है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्पेसिमेन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। कौन सा केस होता है? अगर आपको याद हो, मैंने 3 केसेस आपको बताया है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? वो ढीठ बच्चे होते हैं, सर कितना ही अच्छा पढ़ा लें लेकिन सर से हमेशा दूर भागेंगे, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेंगे। यानी कि सर ये तो हो गया पहला वाला, तो हमें दिमाग में बैठ गया क्या है? डायमैग्नेटिक, दिमाग में बैठ गया होगा, और डायमैग्नेटिक मैंने लगा दिया। सेकंड कौन से होते हैं सर? वो जो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली नहीं होते हैं, धीरे धीरे मैग्नेटाइज होंगे। यानी कि सर ये सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कौन सा हो जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर दिमाग आएगा कि सर ये कौन सा हो गया? पैरामैग्नेटिक। यानी कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब आते हैं आगे सेकंड केस पे। हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम द बी? अब आपको पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं तो इसकी ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कितना जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को। भैया अपोज कर रहा है, एक्सेप्ट थोड़ी कर रहा है। यानी कि सर इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? नेगेटिव। और इसकी बात करोगे तो इसका क्या हो जाता है बेटा? स्मॉल पॉजिटिव आप सभी का हो जाता है। स्मॉल पॉजिटिव आप सभी का हो जाता है। क्यों? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसीलिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे दोनों। अब आता है यहां पे तीसरा सवाल, जो है आप लोगों का एक न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को समझने की जरूरत है। नीचे वाला आपको दे रखा है एटम से, ऊपर वाला आपको दे रखा है न्यूक्लियस से। एटम और न्यूक्लियस से दोनों में न्यूमेरिकल। तो याद रखना यार, देखो 2 तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। या तो आप लोगों को वो क्या करेगा? एटम्स के अंदर क्या करेगा? लाइमन बार्मर सीरीज जो होती है उसमें करा देगा, या फिर न्यूक्लियर में क्या करेगा? मास डिफेक्ट पे देगा। लेकिन मास डिफेक्ट पे मैं तो ये बोलूंगा कि मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल आए ना तो उसको करने से पहले 2 बार सोच लेना। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज है ना पॉइंट्स के अंदर जाती है, और पॉइंट्स में जब जाएगी ना कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। उससे बढ़िया कोई और दूसरा सवाल कर लीजिएगा। अगर वो सवाल समझ में नहीं आता है तो देन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा न्यूक्लियर के अंदर उसको जाके, और न्यूक्लियर या तो फिर वो रेडियस पे देगा, या फिर एक आजकल इसके अंदर एक ट्रेंड और चल रहा है। वो पिछले बार से क्या पूछ रहा है कि क्या हमारी जो डेंसिटी है मास नंबर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है? तो ये थोड़ा सा आप लोग करने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखो यार, पहले बोला गया है कि व्हाट इज द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ 125 Fe इफ दैट ऑफ 27 Lu मीन इज 3.6 फॉर्मी। बताओ यार, देखो आपने पढ़ा होगा, देखो इसकी रेडियस किस पे डिपेंड करती है? अगर मैं किसी भी न्यूक्लियस की बात करता हूं, रेडियस किस पे डिपेंड करती है? जो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। अगर तुम लोग उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो यहां पे आप लोगों का वॉल्यूम है उसका इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आप सभी जानते हो, ये आपने पढ़ा है।
अगर पढ़ा है तो हमने एक रिलेशन वहां पे भी देखा था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R नॉट A टू दी पावर 1/3। ए क्या होता है भैया, मास नंबर होता है। क्या होता है, मास नंबर हमारा यहां पे होता है। क्योंकि कोई भी अगर तुम्हारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर ये क्या होता है, ए होता है, ये क्या होता है, जेड होता है। ए की अगर मैं बात करता हूं तो ए तुम्हारा क्या होता है, बोलो सर ये तुम्हारा होता है मास नंबर, मास नंबर हुआ। और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर। क्लियर है सभी को। मास नंबर हम लोग उसको बोल देते हैं, ये होता है एटॉमिक नंबर। बोलो सर राइट है, या उसको बोल सकते हो तुम लोग एटॉमिक मास भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटॉमिक मास भी आप लोग उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटॉमिक मास, बोला सर राइट है। करिए सॉल्व। यहां पे हमारा ये ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर, यानी कि जो भी इसके अंदर दे रखा होगा। अगर मैं एफ ई की बात करता हूं तो रेडियस ऑफ एफ ई की मैं बात कर रहा हूं तो इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है, बोला सर ए की वैल्यू है 125। इसका मतलब अगर इसको क्यूब फॉर्म में लिखूंगा तो 5 का क्यूब हो जाता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, राइट है। तो इसका मतलब आर एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट 5 का क्यूब की पावर 1/3, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आर नॉट। ठीक है। अगर मैं इसी तरीके आर ए एल की बात करता हूं तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा है 27 है, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 1/3, तो 30 से गया, ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर नॉट। दोनों का क्या करिए, यहां पे ले लीजिए एफ ई डिवाइडेड बाई आर ए एल, और यहां पे आप सभी का हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ आर नॉट। आर नॉट से आर नॉट गया। अब मुझे चाहिए क्या, एफ ई की चाहिए, एफ ई की चाहिए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो आर एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आर ए एल। ए एल की कितनी है 3.6 एफ एम, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 3, तो 3 से ये कितना हो जाएगा 1.2, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 6 एफ एम आपकी हो जाएगी फर्मी मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल सवाल। अब सेकंड सवाल है ना, उसको देखो यार, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, कैलकुलेटिव है। इस तरीके के सवाल आपसे सीयूईटी के अंदर भी पूछे जाते हैं, नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं। वहां पे आपसे क्या करेगा, इसी तरीके के सवाल दे देगा, दोनों को क्या करेगा, कंपैरिजन करा देगा। और जब कंपैरिजन होगा वहां पे आप लोग फंस जाओगे, मुझे पता है। कंपैरिजन जहां होता है ना वहीं तुम लोग फंस जाते हो, तुम्हारा काम तमाम हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। फिर हमसे पूछा क्या गया, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज। भैया लाइमन सीरीज क्या होती है, n बराबर 1 के लिए लाइमन सीरीज होती है, n बराबर 2 के लिए बाल्मर सीरीज होती है, n बराबर 3 के लिए पार्शियल सीरीज होती है, n बराबर 4, n1 बराबर 4 के लिए कौन होती है, ब्रैकेट्स होती है, n1 बराबर 5 के लिए पीफुंड होती है, n1 बराबर 6 के लिए हम्प होती है। राइट है, क्लियर है। यानी कि सर अब हम लोग क्या बोले, बोले सर इसका मतलब है कि हम लोग जो ये n1 बराबर 1 2 3 4 5 किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, उनकी ग्राउंड स्टेट है, यानी कि इससे नीचे वो लोग नहीं आ सकते। क्लियर बात है। पहला बोला गया है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब तेरी एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, सोच सोच सोच, एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, यानी कि सर जब तेरी एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब कोई चीज इंफिनिटी के ऊपर रखी हुई, एनर्जी बहुत सारी हो गई भैया, मैक्सिमम है। यानी कि सर कहना यह चाहता है कि लैम्डा तेरे को अगर शॉर्टेस्ट निकालना है, अगर तुझे लैम्डा शॉर्टेस्ट निकालना है 1/λ करना है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। और अगर मैं पहली बात कर रहा हूं लाइमन सीरीज के लिए, किसकी बात कर रहा हूं, लाइमन सीरीज के लिए, तो इसके लिए लैम्डा 1 कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा 1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, क्योंकि आप सभी जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखो इसके अंदर माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ये याद रखना है कि जो हायर स्टेट के अंदर है उसको n2 मानेंगे, लोअर स्टेट के अंदर है n1 मानेंगे, बात खत्म। दिमाग में बिठा लो, 5 4 का है तो 4 n1 है, 5 हमारी n2 है, बस दिमाग में ये बिठा के रख लो, उससे ज्यादा दिमाग को नहीं चलाना है, बस आपको ये ध्यान रखनी है। अगर है तो ये क्या आ जाएगी, बोला सर लैम्डा ये क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। 1/r की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, कितनी है 913.4 एंगस्ट्रॉम, ये आपको दे रखा है। अब इसने बोला है कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बात की गई, ये 1/r की वैल्यू है, 1/r की वैल्यू, समझ में आई बात। अगर है तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं 1/λ कर लेता हूं, किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए, तो बाल्मर के लिए लोएस्ट स्टेट क्या होगी 2 हो जाएगी, और सॉरी L1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। करिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r, इसको मैं डायरेक्ट ही लिखने वाला था लेकिन छोड़ो, देखो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/lb r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर।
ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा r बटे में 4 1 अपॉन लैम्डा बी, और लैम्डा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ r। तो 1 अपॉन r की वैल्यू तो तुझे पता है ना बेटा, 1 अपॉन r की वैल्यू पता है तो 4 टाइम्स कर दे, काम हो गया तेरा। 1 अपॉन r की वैल्यू ये रही, तो 4 टाइम्स ऑफ 913.4 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 4 चौक 16.1, 3 चौक 12 और 1 13, कितना हुआ देखो 16, 1 3 चौक 12 और 1 13, 1 4 और 1 5, ठीक है, और 9 चौक 36, 36 53.6 एंगस्ट्रॉम। एक बार देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भैया, हो सकता है मे बी हो जाए एरर। देखो यार मैं भी इंसान हूं, हो सकता है एरर हो जाए, तो अप्रोच बिल्कुल ओके, अप्रोच में कहीं दिक्कत नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन में एरर हो जाए, क्योंकि देखो रियल टाइम जब कैलकुलेशंस की जाती है ना तो उसमें हो सकता है। मैं कोई रट के नहीं आया कि रट के आ गया बस हो गया काम, रट के नहीं आया, मैं रियल टाइम कैलकुलेशंस कर रहा हूं, ठीक है, इस वजह से। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये मैंने करा ही दिया है अगला सवाल भी आप सभी को। यहां से आते हैं इस सवाल पे, ये बहुत प्यारा सवाल है यार, गजब एकदम तगड़े लेवल का सवाल है। इस सवाल को आपको देखना है, पढ़िए सवाल। बोला गया है कि इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड फेस इन द प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स आप सभी जानते हो, देखो अगर आप किसी भी लेंस की बात करते हो, ये लो यहां पे देखो, ये जो पहली सरफेस होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि इसके लिए R1 इधर होता है और यहां पे क्या होता है R2 है, इसको हम लोग क्या करते हैं कॉन्केव की तरह ट्रीट करते हैं, कॉन्केव। इसके लिए क्या होता है R2 होता है। यानी कि जब हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले की बात करते हैं ना बेटा, किसकी बात करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूले की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा हुआ है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को, बोलो राइट है सर। अब सबसे पहले देखो यहां पे R1 किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए, R2 किसके लिए, कॉन्केव के लिए। यहां पे तुम्हें क्या बोला गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इन द प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि सर प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है कि दूसरी वाली जो पार्ट है ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, यानी कि ये पार्ट क्या सपाट है। प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए आप लोग क्या करोगे, R1 को क्या ले लोगे बेटा, इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, R1 को क्या ले लोगे, इन्फिनिटी, R2 हो जाएगा, बोलो राइट है, R2 बचे, आपको क्या है R2 को इन्फिनिटी लेंगे, कॉन्वेक्स है ना तो R2 को इन्फिनिटी ले लोगे, बोला राइट है सर। और जब मैं बात करूंगा किसकी बात, प्लेनो कॉन्केव के लिए, तो R1 को क्या ले लूंगा, इन्फिनिटी, तो उससे आप लोगों का F निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, यहां पे म्यू की वैल्यू आप सभी को दे रखी है, कितनी है 1.5 है। यहां पे पहला केस ले लीजिए 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/f, यानी कि पहला मैं ले रहा हूं यहां पे प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है बेटा, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, और R1 क्या दे रखा है उसके लिए, कितना दे रखा है 15 दे रखा है ईच के लिए, तो 1/15, क्योंकि R2 क्या है इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, यानी कि F कितना हो जाएगा प्लस का 30 आप सभी का हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। किसकी बात है, कॉन्वेक्स की बात है। किसकी बात है बेटा, कॉन्वेक्स की बात है, और कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा +30। कॉन्केव की बात करोगे तो माइनस हो जाएगा, सेम चीज चलेगी, कॉन्केव के केस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं -30 कॉन्केव के केस में। भैया फोकल लेंथ की बात कर रहे हो ना कॉन्केव की, तो माइनस हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अगर मैं कॉन्केव की बात करता हूं तो आपको पता है कि अगर कॉन्केव की बात की जाएगी तो उस केस में क्योंकि पैरेलल लाइन है, फोकस से होकर गुजरेंगी तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां पे आप सभी जानते हो कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ कितने पे होगी 30 पे होगी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 10 की, दोनों के बीच की 10 की हो जाएगी ना, 10 हो जाएगा ना भाई। यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 10 पे रखा हुआ है। भैया मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 10 पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं u की बात करूंगा तो u कितना हो जाएगा भैया 30 माइनस 20 हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट मेरा कितने पे रखा हुआ है 10 पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरा अगर लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करता हूं, क्या फॉर्मूला होगा, बोला सर 1/f, f की वैल्यू अभी निकाल लेंगे 1/v माइनस 1/u। भैया क्या हो जाएगा देखो थोड़ा सा, ये 1/ कितना हो जाएगा माइनस का 30, कॉन्केव की बात कर रहे हैं, और यहां पे कितना हो जाएगा, बोला सर 1/v हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, क्योंकि भैया u तो माइनस का होगा ना, माइनस माइनस प्लस ही होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं होगा, थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग में लगा के बताओ, क्या माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं होगा, बोला सर होगा या नहीं होगा, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, दिमाग लगाइए। बोला सर ये ऑलरेडी माइनस का है, ऑलरेडी की माइनस का है, तो यहां पे कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस होता ना तो यहां पे लगाते, तो -10 हो गया, -10 है, इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/30 प्लस में 1/10
सीधा सीधा माइनस का 30 और ऊपर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 है प्लस 3 है 2 बाई माइनस 30 यानी कि v इज इक्वल टू माइनस 15 यानी कि जो इसकी इमेज बन रही है ना 15 पे बन रही है। v इज इक्वल टू कितने पे बन रही है माइनस 15 पे इसकी इमेज बन रही है। तो इसको उतार लीजिए एक बार कॉपी के अंदर कितनी बन रही है माइनस 15 पे बन रही है। तो क्या हो जाएगा फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म इमेज कितनी आ गई है 15 आ गई है। ठीक है बेटा तो इसको एक बार करिएगा दिमाग में बैठा के और सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अगला सवाल पे आओ। यह सवाल बहुत प्यारा है पढ़ो। व्हाट हैपन to the interference pattern when the two current sources are। भैया देखो current source की बात है। इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलता है जब कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों की जो वहां पे आप लोगों को फ्रिंज मिलती है। ठीक है दो केसेस होते हैं एक होता है कंस्ट्रक्टिव एक होता है डिस्ट्रक्टिव यानी कि या तो आपको ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा जरूर अगर कोरेंट सोर्स है। अब हम लोग इसके केसेस की बात करते हैं कि क्या होगा। या तो हम लोग जो बोला गया देखो क्या हो गया है इन्फिनिटी क्लोज यानी कि टू कोरेंट सोर्सेज है उनको अगर मैं बहुत दूरी पर रख लूं तो क्या होगा पास रख दूं तो क्या होगा। सुनिएगा आप सभी जानते हो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो यही बीटा इज इक्वल टू सर लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है अगर मैं इन दोनों कोरेंट सोर्सेज को दूर और पास रखने की बात है तो किसकी बात आई बोलो सर यहां पे डी की मैं बात करूंगा क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस ही तो होती है ना सेपरेशन जो होती है डी होता है यानी कि इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां पे आप लोग देखोगे तो बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। बोलो राइट है सर। अब इसने क्या बोला है इनफाइनाइटली क्लोज्ड मतलब बहुत पास इनफाइनाइटली क्लोज कर दोगे बहुत पास कर दोगे यानी कि डी की वैल्यू बहुत कम यानी कि बहुत मतलब बहुत कम बहुत बात है। अगर कम होगी भैया तो बीटा इंक्रीज हो जाएगा और बीटा इंक्रीज हो जाएगा तो भैया पूरी जो स्क्रीन है उस पर एक ही मुझे मिलेगा तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा यानी कि मुझे वहां पे कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। पैटर्न का मतलब क्या है ब्राइट डार्क का यही तो पैटर्न मिलना चाहिए यानी कि यहां पे क्या है नो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा क्योंकि उसको मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा यानी कि नो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। क्या हो जाएगा नो इंटरफेरेंस पैटर्न क्योंकि कैन नॉट बी डिटेक्ट। इसको मैं कैसे भी नहीं कर सकता नहीं डिटेक्ट कर सकता कहां पे कौन है कौन नहीं है किस तरीके से मुझे पता ही नहीं है नहीं पता। सेकंड केस ले लो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर भैया बहुत दूरी पे रख दो बहुत दूरी पे रख दोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बीटा अब बहुत दूर रख दिया इनकी दूरी हो गई सर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर देंगे चिपक जाएंगे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि भैया कितने कौन यहां पे डार्क है कौन है ब्राइट है बिल्कुल एकदम कस के पास में आ जाएंगी यानी कि सर मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा। तो इस केस में भी तुम्हें नहीं मिलेगा यानी कि इस केस में भी क्या होगा नो इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसको मैं वहां पे भी डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनको एक सेपरेशन पे रखना ही पड़ता है जिससे हम लोग स्क्रीन के ऊपर चीजों को देख पाए। समझ में आ गई भाई क्लियर है। अगला सवाल यह सवाल है बहुत प्यारा। बोला गया है कि सर डिफाइन करिए मास डिफेक्ट हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए स्टेबिलिटी के लिए कैसे होता है। देखो आपको पता है कि जितना ज्यादा मास देखो मास डिफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है कि सर जो मास एनर्जी की फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है उसको ही हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए अगर आपका मास डिफेक्ट होगा ना तो ही एटम क्या होगा स्टेबल होगा क्योंकि वो क्या जा रहा है बोलो एनर्जी जो है ना वो कौन सी एनर्जी है सर उनको बांधे रखने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वही तो कन्वर्ट हो रही है ना। बोलो राइट। यानी कि मास डिफेक्ट एक्चुअली में कैसे निकालते हो बोलो सर मास डिफेक्ट का मतलब यह है कि अगर मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है ये इसका ये ए है और ये जेड है। ए का मतलब क्या होता है बेटा एटॉमिक मास होता है जेड का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। बोला राइट है सर। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये तो मुझे क्या बता देगा बोला सर ये बता देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेता है। बोलो राइट है सर। और इन दोनों का जब मैं क्या करता हूं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो ये मुझे क्या दे देते हैं बोलो सर ये a माइनस जेड जो होता है ना ये मुझे दे देता है यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेता है। बोलो राइट है मेरे भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेता है। अगर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो सर इसका मतलब है कि मास डिफेक्ट को हम लोग डेल एम से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है बोलो सर ये होता है जेड एमपी। एमपी क्या होता है बेटा एमपी का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन जेड एमपी प्लस ए माइनस जेड एम एन
यानी कि सर ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है a माइनस जेड है, mn यानी कि मास नंबर, मास a माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, mn का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन। किसकी बात हो गई, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की। क्लियर बात है भैया, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की मैंने यहां पे बात कर लिया, बोलो राइट है। और माइनस में क्या हो जाएगा, m। ये m क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तुम्हारा क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बस सर बाइंडिंग एनर्जी की जब बात करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है डेल एम सी स्क्वायर, डेल एम सी स्क्वायर। यानी कि जो भी हमारे पास है ये एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस एम और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है बेटा, सी स्क्वायर। तो ये तुम्हारी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बोला सर बाइंडिंग एनर्जी जो उनको बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, उनको बनाए रखने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी वजह से वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को मिलेगा। क्लियर बात है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा टर्म समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। इनके रीजन मुझे बताइए क्या होगा, क्या रीजन है इनका, पढ़े सवाल को, क्या सवाल बोल रहा है। देखो सवाल की जब बात की जाती है ना तो ये है ए पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट। तुमने क्या किया है कि स्ट्रॉन्ग करंट लगा दिया है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करंट का मतलब क्या है कि तुमने फील्ड लगा दिया है, फिर क्या होगा, बोला सर जब करंट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और ब्रेक्स होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी कि कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई बात, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्या होगा भैया, देखो सीधी सिंपल बात है, करंट ज्यादा, हीट होगा, हीट होगा तो क्या होगा, हीट की वजह से क्या होगा, बोला बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। क्या होंगे बेटा, बॉन्ड्स क्या होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। और जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या होगा, बोला सर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह, और कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कंडक्टिविटी होगी। समझ में आ गई होगी बात। सेकंड केस है इंप्योरिटीज आर एड ऑन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होगा यार, देखो इंप्योरिटीज को जब एड ऑन किया जाता है ना, तुम खुद जानते हो, देखो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसको कैसे यूज किया जाता है, बोले या तो सर टेम्परेचर बढ़ा दो या इंप्योरिटीज को एड ऑन कर दो, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब इंप्योरिटीज को जब तुम लोग डालते हो तो इंप्योरिटीज से क्या होगा, बोले सर इनका अमाउंट चेंज हो जाता है। किसका अमाउंट, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स का। क्यों, क्योंकि सर इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स होते हैं। लेकिन सर जैसे ही तुमने क्या किया, इंप्योरिटीज को एड ऑन किया, या तो तुम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को एड ऑन करोगे या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को एड ऑन करोगे। ट्राइवेलेंट होंगी तो होल बच जाएगा, पेंटावेलेंट होंगी तो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सर ये कंडक्टिविटी शो करेगा। समझ में आई बात या नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लियर। तो इसलिए दूसरा आपका किस तरीके से समझ में आ गया है कि सर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग की प्रोसेस कर देते हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल जो है ना बेटा, ये बहुत प्यारा है, इस सवाल को देख लेते हैं, बहुत गजब सवाल है, एकदम तगड़े लेवल का सवाल है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है ये सवाल। बोला सर इस सवाल को अगर मैं देखता हूं तो देखिए, बोला गया है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरीज अ करंट I1 एंड I2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है भैया, और इफ द करंट आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के अंदर है। इसी तरीके का सैंपल पेपर में आया था, इसी तरीके का पिछले साल पेपर के अंदर भी आया है। यानी कि सर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास दो क्या है, कंडक्टर्स है, इसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है, और दोनों को तुमने क्या किया बेटा, एक d डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, सेपरेट किया हुआ है d डिस्टेंस के ऊपर। बोलो राइट है सर। आपको पता है कि सर अगर करंट किसी भी वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑब्वियसली बात है। अगर सर मैं यहां पे फोर्स की बात करता हूं, आपके पास मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, L है, मैंने दोनों कंडक्टर्स हैं उनकी लेंथ को मैंने मान लिया कि सर L लेंथ के हैं। ठीक है बेटा, L लेंथ के हैं। अगर तेरे पास करंट है, लेंथ है, उसकी वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स भी होगा। फोर्स कितना होगा बेटा, अगर फोर्स की बात करते हो तो ये तुम्हारा हो जाता है ILB। साइन थीटा होता है, थीटा 90 डिग्री होता है इस वजह से। ठीक है, ILB। अब मुझे एक चीज बताओ कि सर आपने एक चीज पढ़ी हुई होगी, बोलो सर एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, करंट फ्लो करता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो, एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी वजह से कितना होता है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितना होता है। बोलो सर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है तो ये हो जाता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई
2 पाई आर होता है, लेकिन 2 पाई डी हम लोग यहां पे बोल देते हैं क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है। ये होता है नहीं होता? ऑब्वियसली बात है सर, करंट है, लेंथ है, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं मान लेता हूं, कहता हूं कि यार अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? बोला सर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यानी कि अगर मैं इसको डी डिस्टेंस के ऊपर यहां देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? बोला सर अंदर की तरफ। किसकी वजह से? I1 की वजह से। कितना होगा? V1 आप सब का होगा। क्लियर है? अब अगर मैं I2 की वजह से बात करूं, I2 है करंट की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बोला सर बाहर की तरफ। यानी कि इस जगह इसकी क्या होगी? बाहर की तरफ। यानी कि ये क्या है? आउटर। ये क्या है? इनर। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे पास करंट भी है, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या तुम्हारे पास फोर्स नहीं होगा? बोला सर होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? थोड़ा सोचना एक बार। मैंने बोला सर करंट यहां पे, बोला राइट है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ। क्योंकि देखो इस I1 का मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? V1। मैग्नेटिक फील्ड क्या? अंदर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स की डायरेक्शन। बोला सर ये होगी। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं F1 की बात करता हूं इधर, अगर मैं F2 की बात करता हूं, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। यानी कि गुरुदेव यहां पे अगर तुम देखते हो तो तुम्हें एक चीज पता लग गई है कि जब भी तुम्हारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स होंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? उनके बीच में जो लगेगा फोर्स वो कौन सा होगा? किस टाइप का होगा? वो होगा तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा यहां पे होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर बात हो गई? यानी कि यहां पे आपको पता लग गया। अब मुझे एक चीज बताइए, I2 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? I2 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? जिसके अंदर तुम लोग बैठे हो वही तो लगाएगा। यानी कि सर अगर मैं बात करता हूं यहां पे ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? बोला सर वो लगा रहा है V1। और इसके ऊपर कौन लगाएगा? B2। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पे 2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? 1 लगा रहा है। 2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? 1 लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड वहां है। यानी कि सर यहां पे क्या हो जाएगा? बोला सर I2L B1 आप सभी का हो जाएगा। B1 क्या होगा? बोला सर करंट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा I1 2 पाई डी। बोलो राइट है। रख दीजिए क्या हो जाएगा? बोला सर I2L और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। इसको I1 को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं I1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? F21। यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको क्या लिखोगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है बेटा, बहुत क्लियर है सर। अगर मैं यहां पे L को ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बोला सर म्यू नॉट इधर आ गया, 2 पाई को इसके नीचे ले लो और ये क्या हो जाएगा? बोला सर I1 I2 डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इसकी वैल्यू आप सभी जानते हो कि भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 टू पावर -7। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। आपको पूछा जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर तुमसे सिर्फ फोर्स पूछा जाता है तो इसको अगर मैं कंप्लीटली लिखना चाहूं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोला सर फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर फोर्स की बात कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? बोला सर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई और ये तेरा हो जाएगा I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा? डी आप सभी का हो जाएगा। डी क्या होती है? सेपरेशन है इनके बीच में। अगर मैं तुमसे पूछ लेता कि बताइए भैया इन दोनों के जो ये करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो क्या होगा? तो करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो तुम्हारा होगा कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स तुम्हारा होने वाला है। दिमाग में बिठा के रखिएगा मेरे भैया, रिपल्सिव फोर्स होने वाला है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया इसका। आगे क्या बोला गया है? शो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वन एक्सर्टेड अट्रैक्टिव फोर्स। देखो अट्रैक्शन बोल दिया अदर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड हिंस डिफाइन 1 एम्पियर। भैया 1 एम्पियर निकाल सकते हो? 1 एम्पियर क्या होता है? निकाल लो 1 एम्पियर। यहां पे अगर मैं यहां पे 1 एम्पियर की बात कर लेता हूं तो अगर तुम्हारा फोर्स 1 न्यूटन का है, 1 मीटर की लेंथ है, सेपरेशन 1 मीटर मान लो, तो तुम्हारा ये तो कांस्टेंट है तो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। वो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। लॉजिकली समझ में आ गया होगा। फोर्स 1 न्यूटन, लेंथ 1 न्यूटन, लेंथ 1 मीटर, सेपरेशन 1 मीटर, बात हो गई। वो कांस्टेंट है दूसरा वाला, सीधा सीधा सॉल्व कर लोगे। 1 ओम के लिए क्या हो जाएगा? वो 1 एम्पियर के लिए क्या होगा? समझ में आ गया सबको? क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डॉट्स को मिलाते हैं। दूसरा सवाल ये तुम्हारे सामने है, पढ़िए। बोला गया है विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ फुल वेव रेक्टिफायर गिव्स आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू बोथ हाफ
ऑफ द इनपुट्स एसी वोल्टेज। देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं रेक्टिफायर की बात करता हूं तो रेक्टिफायर क्या होता है, डिवाइस होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला। प्रोसेस क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं और जो कन्वर्ट करने वाली डिवाइस जो होती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। बस दिमाग में बिठा के रखिए। दो तरीके का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। जब वो हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव को रेक्टिफाई करता है तो फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग उसको कह देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक डायोड यूज होता है। फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक होता है सेंटर टेप रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर सीयूटी वगैरह में तुमसे पूछा जाता है, यहां पर तुम्हें जो करना है वो करना है सेंटर टैब से, यानी कि सेंटर टैब आप लोगों को कर देना है। चलिए डायग्राम मैं सबसे पहले उसका बना देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये तुम्हारे पास है। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, ये जो डिवाइस यूज किया ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर है या क्या है, मेरे को बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करो यार, मैं खुद सोच रहा हूं कि यार तुम लोग नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। यहां पे क्या होगा बोला सर, दो डायोड्स को हम लोग यूज करेंगे। सेंटर टैब किया है, ठीक है, सेंटर टैब है, दो डायोड्स को हमने यूज किया है। अब सेंटर टैब है ना बेटा, सेंटर टैब के अंदर क्या हो गया, मैंने यहां से लोड यहां से ले रहा हूं, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, लोड को ले रहा हूं। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आउटपुट को ले रहा हूं। यहां से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट है, ये क्या है तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। यहां से मैं आउटपुट को उठा रहा हूं, ठीक है। ये डायग्राम कहीं पे तुम्हें अलग भी दिख सकता है कि एक रजिस्टर, एक वायर यहां से लिया, एक वायर यहां से लिया, यहां पे आरएल लगा के निकाल लिया, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा बोला सर, ये डायोड D1 हो गया है, ये डायोड D2 हो गया है। यहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो। इनपुट के अंदर क्या दे रहे हो बोला सर, एसी आप लोग दे रहे हो। एसी कौन सी दे रहे हो, इस तरीके से, ठीक है, एसी आप सभी दे रहे हो। इस केस में क्या होगा समझिएगा। बोले सर अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाना चाहूं, किस तरीके का बनेगा, देखिए यहां से अगर ये डायग्राम बना रहा हूं मेरे भैया, ठीक है, ये लो, ठीक है भैया, ठीक है। अगर ओके है तो मैंने बोला कि सर ये मेरा क्या है, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है बेटा। अब मुझे एक चीज बताइएगा थोड़ा सा, बोला सर क्या है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट साइकिल की बात करता हूँ, सेकंड साइकिल की बात करता हूँ और थर्ड साइकिल की बात करता हूँ, फोर्थ साइकिल की बात करता हूँ, यहाँ पे ये सेकंड के लिए निकाल दीजिए, लास्ट में मैं आउटपुट निकाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे एक चीज देख के बताइए, बोलो सर जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगी, मैंने बोला कि सर पॉजिटिव साइकिल आ गई है, तो पॉजिटिव साइकिल के केस में क्या होगा। बोले सर पॉजिटिव साइकिल जब भी आएगी तो डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। क्यों, क्योंकि जब इसके प्लस से प्लस मिलता है, माइनस से माइनस मिलता है, तो इस केस में क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। तो डायोड D1 से क्या होगा बोले सर, करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन के अंदर, यहां से लोड से मिल जाएगा। यानी कि व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो D1 क्या करेगा भैया, यहां पे ऑपरेट करेगा, यानी कि D1 क्या होगा, ऑन रहेगा, D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव मिलेगा, नहीं होगा, रिवर्स बायस में चला गया, नहीं होगा। सेकंड केस, मान लीजिए सर अब साइकिल आई चेंज हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल चेंज हो गई, साइकिल चेंज होगी, तो भैया उस केस में क्या होगा, ये तेरा ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन यहां से देख पॉजिटिव हो गया, यहां से तेरा क्या होगा, फ्लो होगा। यानी कि सर अगर नेगेटिव साइकिल आएगी तो व्हेन नेगेटिव साइकिल अगर तेरी आएगी, नेगेटिव साइकिल क्या करेगी, आएगी, तो उस केस में क्या होगा, D1 तेरा क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ हो जाएगा, और D2 क्या करेगा बेटा जी, तुम्हारा ऑन करेगा। D2 क्या करेगा बेटा जी, ऑन करेगा, दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा। D2 क्या होगा, ऑन होगा, D1 क्या होगा तुम्हारा, ऑफ होने वाला है। समझ में आ गया। इस तरीके से तुम्हारा ये ऑपरेट करता जाएगा, और ऑपरेट करेगा तो जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगी D1 ऑपरेट करेगा, यानी कि सर पॉजिटिव साइकिल के लिए कौन होगा, D1 ऑपरेट करेगा, और नेगेटिव साइकिल के लिए क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा, D2। पॉजिटिव के लिए D1 ऑपरेट करेगा, और नेगेटिव के लिए कौन करेगा, D2 ऑपरेट करेगा। दोनों को जब कंबाइंड करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा इस तरीके से ये मिल जाता है। और जब ये मिल जाता है तो ये किसकी वजह से है, D1 की वजह से, D2 की वजह से, D1 की वजह से, D2 की वजह से। तो ये जो तुम्हारा कंप्लीट मिलता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि फुल वेव को क्या किया, रेक्टिफाई किया है, डीसी में कन्वर्ट कर दिया फुल वेव को। हाफ वेव का होता तो सिर्फ एक डायोड वर्क कर रहा होता, ये दूसरा वाला नहीं मिलता, तो ये डायग्राम यहां तक का अगर आता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, हाफ वेव का हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हाफ वेव का हो जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग इसको कह देते हैं। दिमाग में बैठ गया होगा आई थिंक आप सभी के अच्छे से। अब चलते हैं आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं आपको प्योर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं प्योर कॉन्सेप्ट है, सवाल बनेंगे इसलिए। आगे चलिए, अगला सवाल है ये, क्या बोल रहा है, डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलेशन, क्या है रिलेशन टाइम, ठीक है। डिफाइन एन एक्सप्रेशन
रिलैक्सेशन टाइम है, वो प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर करंट डेंसिटी की बात करता हूं तो J इज इक्वल टू क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया की बात है, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया कितना है उसको हम लोग करंट डेंसिटी कह देते हैं, ठीक है। अब सेकंड बोला कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन द टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम। यार देखो, आपकी एक रिलेशनशिप होती है, किसकी रिलेशनशिप होती है, करंट वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। क्या रिलेशनशिप होती है, देखिए ये करंट वर्सेस एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन होती है, वो होती है NEA VD आप सभी की होती है, ठीक है बेटा। अगर करंट डेंसिटी की रिस्पेक्ट में जाओगे तो ए से कट जाता है, NE VD आपका हो जाता है, राइट है। अब आप सभी जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे VD की बात करता हूं तो VD क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसको हम लोग निकालते हैं, वो होता है EE डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है, टाउ। टाउ क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी कि दो जो बीच के आप लोग दो क्या होती है टक्करों के बीच का जो टाइम होता है जिसके अंदर वो लोग सेफ मूव करते हैं, यानी कि फ्रीली जो उनका फ्री पाथ होता है, उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। समझ में आ गई, क्लियर है। इसको अगर मैं इसके अंदर रिप्लेस कर देता हूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA VD की जगह EE डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, टाउ। अगर यहां से तुम लोग देखोगे तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A, और ये क्या हो जाएगा भैया, यहां पे हो जाएगा E, और E को क्या लिख सकते हो, बोलो सर E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज, और पर यूनिट लेंथ, तो VL लिख सकते हो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई ML मल्टीप्लाई बाई टाउ। आई को इधर भेज दोगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू तो होता है रो L अपॉन A, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या करूंगा, ML को इधर ले आया, नीचे ले आऊंगा N, अरे यार E स्क्वायर कर दिया ना मैंने, इसको हटा दो एक बार, यहां से ये E स्क्वायर को हटा दो, क्योंकि स्क्वायर तो अब होगा ना, E स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया, A को भी ले आओ और टाउ को भी ले आओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बोला V बाई I हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस आप सभी का होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बोला सर R ये हो गया, रो आपका है L ये रहा, A ये रहा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टिविटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, M अपॉन में NE स्क्वायर टाउ। ये तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा, ये तुम्हारी रिलेशन है, तुमसे बोला गया कि रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में देखिए, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाउ के, यानी कि जैसे ही टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के, समझ में आ गया होगा। तो ये रिलेशन तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, बिल्डअप करना है, रिलेशन तुम्हें बताना था, इसके अंदर ग्राफ पूरा डायग्राम बना के एकदम अच्छे से आपको सजा के दिखाना है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है सभी को, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। देखिए इस न्यूमेरिकल को मैं आपको बता देता हूं, देखो ये क्या है, CR है। आपने RLC सर्किट पढ़ा है सबने, RLC सर्किट के अंदर आपने इंपीडेंस का फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर RLC सर्किट की जब मैं बात करता हूं तो उसके अंदर 3-4 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इंपीडेंस, इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बोले सर अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। यह है RLC सर्किट के लिए। अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करता हूं तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोले सर V अपॉन में Z हो जाता है। Z हमारा क्या होता है बेटा, इंपीडेंस आप सभी का होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां से बोलूं कि सर मुझे अगर यहां पे फेज डिफरेंस देखना है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोले सर tan phi इज इक्वल टू क्या होता है आप सभी का, बोले सर XL माइनस XC डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, R आप सभी का होता है, ठीक है। अब R आप सभी का है, ठीक है, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है VL माइनस VC डिवाइडेड बाई क्या होता है, VR होता है। I कॉमन लेते हो तो दोनों में से कॉमन लेने पे वो कट जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R आप सभी का होता है। यानी कि phi अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, बोले सर tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा, R, ठीक है। अगर मैं यहां पे cos phi की बात करता हूं तो वो तुम्हारा क्या होता है, बोले सर वो हो जाता है R बटे में Z। यानी कि सर ये जो cos phi होता है या cos थीटा आप लोग जिसको बोलते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो, पावर फैक्टर। क्या बोल देते हो बेटा, पावर फैक्टर। और ये तुम्हारा क्या होता है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है बेटा। और क्या होगा, बोले सर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंपीडेंस। अब ये मैंने क्यों बताया, उसके पीछे का रीजन ये है, इसी से आप लोग सारी चीज बना सकते हो, RC होगा, RL होगा, जो भी होगा। यार एक चीज हमेशा याद रखना आपके बड़े भाई की, क्या है वो चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला यार अगर तेरे पास कोई भी सर्किट दे रखा है, अगर तुझे कोई भी सर्किट दे रखा है, उस सर्किट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैंने बोला कैसे, देख यार अगर RL दे रखा है तो तेरे को क्या करना है, जो भी चीज एब्सेंट है ना उस चीज को उसमें से जीरो कर दे, फॉर्मूले में से, बस ये तेरे दिमाग में बिठा ले, जो भी चीज एब्सेंट है उसको जीरो। अगर यहां पे तुझे कह रहा है ना CR यानी कि RC सर्किट है, कौन एब्सेंट है,
एल एब्सेंट है, तो जहां भी एल एब्सेंट है उसको हटा दे। यानी कि तेरा इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोले सर, एल को क्या करना है, जीरो करना है, बस दिमाग में बिठा के रख ले। एल जीरो है तो यहां पे एल जीरो नहीं है तो एक्सएल खत्म, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, बात खत्म, बन गया तेरा। अगर आई की बात करूंगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले सर, वी बटे में अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इसी तरीके से क्या होगा, अगर सी एब्सेंट है तो सी को जीरो कर दे, बात खत्म। अगर मैं फाई की बात करूंगा तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले सर, टेन इनवर्स एक्स सी बटे में आर, ठीक है बेटा। और क्या हो जाएगा बोले सर, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। इस तरीके से तुझे यहां पे मूव करना है। अब तेरे को क्या पूछा गया, पहला बोला गया इंपीडेंस, तो निकाल ले, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोला सर, 1/2 पाई एफ सी आप सभी का होता है नहीं होता है, ओमेगा सी तो होता है 1/, ये क्योंकि आपको पता है ना रेजोनेंस की कंडीशन होती है, एक्सएल बराबर एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बोला सर, 2 पाई एफ एल होता है, ये क्या होता है 1/2 पाई एफ सी होता है, ठीक है बेटा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एलसी आप सभी का हो जाता है। तो यार इससे तुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तेरे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, देख तेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये तेरी फ्रीक्वेंसी है, तेरे पास सी की वैल्यू भी गिवन है, ये रही सी की वैल्यू। इससे तू एक्सी निकाल लेगा, आर की वैल्यू तुझे गिवन है, कहां देख आर भी, ये देख ये दे रखा, तो यहां से तेरा जेड इंपेडेंस निकल जाएगा। अब तेरे को करंट निकालना है तो वी बाई ये है, तो वी की वैल्यू तेरे को ऑलरेडी गिवन है, देख क्या दे रखा है यहाँ पे, करंट क्यों निकालना। अब तेरे को फाई निकालना है ना, फेज डिफरेंस, देखिए ये तेरा फाई निकल जाएगा लगभग 72 या 74 के अराउंड आएगा, ठीक है, यहां से निकल गया। अब तेरे को क्या पूछा गया, वोल्टेज अक्रॉस, ये पूछा गया, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है, आई आर होता है। आई आर अगर है तो तेरे को आई निकालना पड़ेगा, इससे आर तेरे पास है, क्योंकि तेरे पास वी कितना दे रखा है, ये दे रखा ऑलरेडी, वी तेरे को ऑलरेडी दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो इस तरीके से तुझे ये तीनों कैलकुलेशन करनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है कि क्या इसका राइट आंसर आएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको निकालना है, समझ में आ गई। क्योंकि मैं यहाँ पे इस वीडियो को ऐसा नहीं है ना कि भाई 5 घंटे का बना दूं तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कर करके, कैलकुलेशन आपको करनी है। उससे बेनिफिट पता है क्या होगा, क्योंकि यहां पे तुम कम टाइम में ज्यादा चीजों को सीख पाओगे। जितनी कैलकुलेशन यहां पे मैं करूंगा ना, उतने टाइम में तुम लोग एक क्वेश्चन और सीख जाओगे। समझ में आई बात, इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं इस चीज के ऊपर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब समझ में आ गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे मेरे भाई सभी लोग। अगला सवाल है ये, क्या बोल रहा है देखो, एन एसी सोर्स generating a voltage E is equal to E naught sin omega t is connected to capacitor C। अब तेरा कैपेसिटर से कनेक्टेड है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I flowing through it, plot a graph of E versus V, E versus I versus omega t to show that the current ahead of the voltage by pi by 2। यार तुम्हें पता है ना, देखो क्या बोले सर, E की बात कर रहे हो तो E is equal to क्या है बोले सर, E m sin omega t लिख दीजिए इसको, या फिर इसको ई नॉट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप लोगों का एल के रिस्पेक्ट में होता है तो वी एल, और ये क्या होता है करंट, यानी कि करंट क्या होता है 90 डिग्री होता है, करंट क्या होता है पीछे होता है 90 डिग्री, कब वोल्टेज से, कब इन द केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है बेटा। और लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं, कैपेसिटर की, तो उस केस में क्या होता है हमारा, ये जो वी सी होता है ना, ये क्या होता है 90 डिग्री पीछे होता है, यानी कि अहेड होता है। कैसे, क्या होता है, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2, आगे है करंट, समझ में आ गया, पाई बाय 2, समझ में आ गई। अगर मैं यहां पर करंट के एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है बेटा, क्लियर है, ये तेरा एक्सप्रेशन हो जाता है। बाकी आपको ग्राफ प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या हो जाता है इसका बोलो सर, एक्सएल इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होगा, एफ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सएल क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो वो कम होगी, यानी कि इनके बीच का ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा बोला सर, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा इन द केस ऑफ एक्सएल वर्सेस एफ का अगर निकालोगे तो, यानी कि सर जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तेरा एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ गई, तो इस तरीके से पूरा का पूरा तुम्हें करना है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, राइट है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में बेटा जितने भी वो लोग जो सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं आगे जाके, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड Y485 जो आपके गजेंद्र सर का कोड है, इसको लगा के आप लोग अंडर द गाइडेंस ऑफ गजेंद्र सर आ सकते हैं। जाइए ज्वाइन करिए हमारे लेटेस्ट बैचेस को, टेस्ट सीरीज को, जिसको भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो इसलिए अभी अगर रख लोगे तो उससे क्या होगा कि जब एग्जाम दे लोगे, बोर्ड की प्रिपरेशन भी इसमें आप लोगों को कराई जाएगी, ठीक है बेटा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग
इस gajendra.kumar@adda247.com पे मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है बेटा जी। इसके अलावा आप चाहो तो मेरे साथ कम्युनिटी जो ग्रुप है उसके अंदर जुड़ सकते हो। adda247 की ऐप पे जाके वहां पे कम्युनिटी नीचे ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। CUET सेलेक्ट करना, कम्युनिटी पे जाना और वहां पे आप लोग पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि इससे बहुत मदद मिलेगा आप सभी के लिए। इसके अंदर मैंने केस बेस के क्वेश्चंस नहीं रखे, केस बेस के लिए मैं अलग से एक सेशन लेके आऊंगा आप सभी के लिए, जिसके अंदर कैसे उसको सॉल्व करना होता है, कौन सी माइंड की स्ट्रेटजी उसके अंदर रखनी है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को उसके अंदर बताने वाला हूं। ठीक है बेटा, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए adda247 CUET चैनल के ऊपर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको जानना जरूरी था, जिन पैटर्न पे आपको कनेक्ट करना जरूरी था। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा ये कंप्लीट, और आप लोग क्या एक्साइटेड हो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में adda247 CUET चैनल के ऊपर। बाय बाय टू।